हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला पर। आज हम विधि शास्त्र की सेकंड यूनिट लेकर आए हैं, जिसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप अंत तक वीडियो में बने रहें और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रोज़ाना बस आपको, अगर ये वीडियो लंबी हो जाए तो बस रोज़ाना आपको मॉर्निंग या इवनिंग में बस एक एक घंटा सुन के आप इस यूनिट को पूरी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आसानी से पास हो सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो 2023 में पूछा गया है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। समाजशास्त्रीय विधि की विचारधारा में रोस को पाउंड का योगदान समझाइए, अथवा इस मत की आलोचनात्मक जांच कीजिए कि विधि का उद्देश्य सामाजिक अभियांत्रिकी है। सामाजिक अभियांत्रिकी क्या है? सामाजिक अभियांत्रिकी से क्या अभिप्राय है? क्या ऐसी सामाजिक अभियांत्रिकी भारत में संभव है? विधि शास्त्र की समाजशास्त्रीय शाखा पर एक विस्तृत टिप्पणी कीजिए। देखते हैं। समाजशास्त्रीय विचारधारा का अभ्युदय विधि शास्त्र के लिए एक बड़ी देन है। ठीक है, यह विचारधारा प्रमाणवादी विचारधारा एवं ऐतिहासिक विचारधारा का मिश्रित विकसित रूप है। इस विचारधारा में विधि के अमूर्त सिद्धांतों की उपेक्षा करते हुए सामाजिक पक्ष को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। यह विचारधारा मुख्य रूप से 3 तत्वों पर आधारित है। पहला, विधि एक सामाजिक परिदृश्य है। इसमें विधि के क्रियात्मक स्वरूप का विवेचन किया जाता है। विधि सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न उपायों में से एक है। ठीक है, इसके 3 आवश्यक तत्व दिए गए हैं। पहला है विधि एक सामाजिक परिदृश्य है। ठीक है, जो समाज के परिदृश्य के समान है विधि। विधि क्रियात्मक है, फंक्शनल है, स्वरूप का विवेचन किया जाता है। ठीक है, विधि कैसे फंक्शन करती है, कैसे काम करती है, उसका विवेचन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। तथा विधि सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न उपायों में से एक है। ठीक है, विधि है, जो कानून है, जो लॉ है, वो समाज को कंट्रोल करने की विधियों में से एक उपाय है। ठीक है, मतलब विधि के द्वारा समाज को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ये 3 बताए गए हैं। सर जॉन सामन का कहना है कि यद्यपि विधि शास्त्र एवं समाज शास्त्र में काफ़ी भिन्नता है। ठीक है, सर जॉन साइमन कहते हैं कि विधि शास्त्र और समाज शास्त्र में काफ़ी भिन्नताएं हैं, फिर भी दोनों में काफ़ी समानता और सामंजस्य है। ठीक है, भिन्नताएं तो है लेकिन दोनों में समानता भी है और सामंजस्य भी है। विधि शास्त्र दृष्टिकोण से समाज शास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि देखो, विधि शास्त्र दृष्टिकोण से, विधि शास्त्र के दृष्टिकोण से समाज शास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये विधि शास्त्र सामाजिक शास्त्र शाखा का विस्तृत टिप्पणी के बारे में बताया गया है। ठीक है, किसी विधि का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है ये अध्ययन करते हैं किसमें, समाज शास्त्र के अंदर। किसी विधि का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, कोई विधि समाज में किसी सीमा तक ग्राह्य है, ग्राह्य मतलब ग्रहण करना। ठीक, किसी सीमा तो उस विधि को अपन समाज में ग्रहण कर सकते हैं। वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल रही है। ठीक है, जो विधि है वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल रही है, उसका अध्ययन करेंगे समाजशास्त्र में। विधि किस प्रकार की होनी चाहिए, इसका अध्ययन भी अपन समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। समाज सुधार के लिए कैसी विधि उपादेय हो सकती है आदि। ठीक है, समाज सुधार के लिए कैसी विधि की आवश्यकता हो सकती है, कैसी विधि होनी चाहिए, उसका अध्ययन भी समाजशास्त्र में किया जाता है। इस प्रकार दोनों विचारधाराएं भिन्न भिन्न होते हुए भी दोनों का उद्देश्य एक ही है, अर्थात विधि समाज के अनुकूल होनी चाहिए और ऐसी अनुकूलता के लिए विधि में आवश्यकता अनुसार संशोधन सुधार किए जा सकते हैं। दोनों के अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव है।
ठीक है, समाज में मानव होता है और विधि में मानव होता है। अंतर केवल इतना सा है कि समाजशास्त्री का ध्यान इस बात पर केंद्रित रहता है कि विधि का मानव तथा मानव का विधि पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो समाजशास्त्र का और विधि शास्त्र का केंद्र बिंदु मानव है, लेकिन जो समाजशास्त्री होते हैं उनका ध्यान ओनली इस बात पर केंद्रित होता है कि विधि का मानव तथा मानव का विधि पर क्या प्रभाव पड़ता है। जबकि विधि शास्त्र का अध्ययन विधि के उस पहलू पर रहता है जिसके द्वारा समाज के लोगों के पारस्परिक समव्यवहारों को विनियमित या नियोजित किया जाता है। जबकि जो विधि शास्त्री होता है ना, उनका अध्ययन विधि के उस पहलू पर होता है जो समाज के लोगों के पारस्परिक समव्यवहारों जो समाज में लोग एक दूसरे के साथ जो व्यवहार करते हैं विनियमित और नियोजित किया जाता है। विनियमित नियोजित करते आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो समाज में रहने के लिए अपन किसी भी चीज़ का आदान प्रदान करते हैं, बोली चाली करते हैं, रहन सहन करते हैं, ठीक है, अपना परिवेश होता है अलग है, उसको बोलते हैं विनियमित और नियोजित करना। ठीक है, जो भी सामाजिक क्रिया विधि होती है, जो क्रियाएं होती हैं, उन सभी का जो पारस्परिक व्यवहार होता है ना, उस व्यवहार का अध्ययन करते हैं विधि शास्त्री। समाजशास्त्री विचारधारा के समर्थकों में बेंथन, कॉम्टे, इहरिंग, ड्यूरिक, ड्रोस्कोपाउंड आदि के नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। तो यहाँ पर तो विधि शास्त्र और समाजशास्त्र की शाखा के बारे में बताया गया है। अब जो समाजशास्त्र को जो सपोर्ट करते हैं, जो विधि शास्त्री हैं, जैसे बेंथम है, कॉम्टे हैं, इहरिंग है और ड्यूरिक है, रोस्कोपाउंड है, ये इन्होंने विशेष तौर पर इसका उल्लेख किया है। ठीक है, अब रोस्कोपाउंड के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में रोस्कोपाउंड के बारे में पूछा गया है। डीन रोस्कोपाउंड को समाजशास्त्री विचारधारा का अग्रसर माना जाता है। ठीक है, अमेरिकी विधि शास्त्री, ये अमेरिका का रहने वाला था। रोस्कोपाउंड ने सुप्रीम कोर्ट के सहायक न्यायाधीश एवं विधि के प्रोफेसर के रूप में काफ़ी ख्याति अर्जित करी थी। ठीक है, जो रोस्कोपाउंड था, ठीक है, ये समाज विचारधारा का अग्रसर माना जाता है इसको, और ये अमेरिकी विधि शास्त्री था और इसने सुप्रीम कोर्ट के सहायक न्यायाधीश तथा विधि के प्रोफेसर के रूप में काफ़ी ख्याति अर्जित करी थी। समाजशास्त्री विधि शास्त्र पर उनका गहन अध्ययन था। ठीक है, समाजशास्त्रीय विधि शास्त्र पर उनका गहन अध्ययन था तथा इस विषय पर हार्वर्ड लॉ रिव्यू में उनके अनेक लेख और शोध पत्र प्रकाशित हुए थे। ठीक है, समाजशास्त्र विधि शास्त्र में उनका गहन अध्ययन था और जो उनके लेख थे, उनकी रिपोर्ट थी, उनके लेख थे, उनके शोध पत्र थे, वो हार्वर्ड लॉ रिव्यू में प्रकाशित किए गए थे। रोस्कोपाउंड ने समाजशास्त्रीय विधि शास्त्र के अध्ययन को क्रियात्मक स्वरूप प्रदान किया। ठीक है, जो रोस्कोपाउंड था उसने समाजशास्त्रीय विधि शास्त्र के अध्ययन को क्रियात्मक स्वरूप प्रदान किया, जिसे सामाजिक अभियांत्रिकी की संज्ञा दी गई। ठीक है, जो रोस्कोपाउंड के द्वारा ही सामाजिक अभियांत्रिकी सोशल इंजीनियरिंग की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब देखते हैं सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत क्या है। सामाजिक अभियांत्रिकी रोस्कोपाउंड के अध्ययन का एक मुख्य केंद्र बिंदु है। ठीक है जी, मुख्य केंद्र बिंदु है। पाउंड के अभियांत्रिकी अथवा अभियंत्रीकरण का वही अर्थ है जो औद्योगिक अभियांत्रिकी या अभियंत्रीकरण का है। ठीक है, अभियांत्रिकरण क्या होता है? जैसे इंजीनियरिंग होती है, इंजीनियरिंग में क्या होता है, जैसे मशीनों को जोड़ते हैं, उनको रिपेयर करते हैं, नई मशीनों को डेवलप करते हैं। तो इसी तरह जो रोस्कोपाउंड था उसने समाजशास्त्र विधि शास्त्र के अंदर भी सामाजिक अभियांत्रिकी का विकास किया। तो सामाजिक अभियांत्रिकी क्या हो गया? इसमें समाज के अंदर विकास करना, समाज के जो परिस्थितियां हैं उनको विधि के अनुसार ढालना, ठीक है, जो रूढ़ियाँ हैं उनको समाप्त करना, ठीक है, तो समाज में नए नए विकास करना, समाज को नई नई राह दिखाना, नैतिक शिक्षा देना, मोरल शिक्षा देना, विधि शास्त्र शिक्षा देना, वो सभी कार्य इसने इसके थ्रू करे हैं। ठीक है, तो पाउंड ने अभियांत्रिकी का वही अर्थ है जो औद्योगिक अभियांत्रिकी का है, और उसको पाउंड के मत में अभियांत्रिकरण एक प्रक्रिया है। ठीक है, अभियंत्रीकरण एक प्रक्रिया है। ठीक है, उसके मत के अनुसार यह एक गतिविधि है, यह कार्यों के संपादन करने में निहित होती है। ठीक है, यह कार्यों को संपादन करने में निहित होती है। यह ज्ञान का समूह या व्याख्या का निश्चित नियम
मात्र नहीं है, यह ज्ञान के समूह या व्याख्या मात्र नहीं है। रोस्को पाउंड का कहना है कि अभियंता क्या होता है, जो इंजीनियर जो करता है उससे उसका मूल्यांकन होता है। ठीक है, जो इंजीनियर होता है जो काम करता है वो उससे उसका मूल्यांकन होता है। ठीक है, उसके कार्यों का मूल्यांकन उन उद्देश्यों की प्राप्ति पर आधारित होता है जिनके लिए कार्य किए जाते हैं। ठीक है, उस कार्य का मूल्यांकन जो इंजीनियर होता है जो कार्य करता है उसका मूल्यांकन उसके कार्य के द्वारा किया जाता है। और कार्य क्यों किए जाते हैं, जो कार्य उसको जो उद्देश्य दिया था उसकी पूर्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं। ठीक है, इनके लिए कार्य किए जाते हैं। विधि के सामाजिक अभियंता के रूप में मूल्यांकन के लिए पाउंड ने मुख्यतः ये बातें बताई हैं। क्या बताई है? पारस्परिक चिंतन से अलग हटकर, पारस्परिक चिंतन मतलब होता है जो बराबर की जो सोच होती है उससे अलग हटकर, जो उसी समय जो विधि शास्त्री थे वो एक ही राय एक ही चिंतन किया करते थे, तो रोस्को पाउंड ने उनसे अलग हटकर अलग चिंतन किया। पारस्परिक चिंतन से अलग हटकर विधि शास्त्री, न्यायाधीश एवं विधि निर्माता सभी को समान रूप से देखा है, सभी से ऐसी क्रियाशीलता एवं सृजनशीलता की अपेक्षा की है जिससे एक आदर्श समाज की संरचना की हो सके। ठीक है, जो रोस्को पाउंड ये चाहते थे कि भाई सभी इस बारे में सोचे कि आदर्श समाज की रचना हो सके। ठीक है, जो रोस्को पाउंड उसका मेन मोटिव यही था कि भाई जो समाज शास्त्र या विधि शास्त्र है वो समाज का एक आदर्श स्वरूप बने। ठीक है, विधि के स्वरूप पर वाद विवाद करने की अपेक्षा, देखो क्या कह रहा है, विधि के स्वरूप पर वाद विवाद करने की अपेक्षा विधि की व्याख्या विधि व्यवस्था के रूप में की है। ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि जब विधि पे जो वाद विवाद करते हो उससे हटकर आप विधि की व्यवस्था के रूप में इसकी चर्चा करें। ठीक है, विधि की व्याख्या करने के लिए इसकी चर्चा करें। अधिकारों पर अधिक बल नहीं देकर हितों, दावों, मांगों का अध्ययन किया है। जो रोस्को पाउंड थे उन्होंने ये कहा है कि आप विधि अधिकारों के बारे में विधि अधिकारों पर अधिक बल नहीं दें, आप समाज में हितों, दावों और मांगों का अध्ययन किया जाए। ठीक है, चौथी बात क्या कही है? इस बात का अध्ययन किया जाए जो कुछ करने के लिए अपेक्षित है वह कहाँ तक किया जा रहा है, या न केवल कि वह कैसे किया जाएगा। ठीक है, जो उसको पाउंड ने बोला है कि इस बात का अध्ययन किया कि जो कुछ करने के लिए अपेक्षित है वह कहाँ तक किया जा रहा है। समाज शास्त्रीय अभियांत्रिकी से अभिप्राय अध्ययन के उस भाग से है, देखो उस भाग से है जो राजनीतिक रूप से संगठित समाज के कार्यों के माध्यम से मानव संबंधों को व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। ठीक है, इसमें बोला गया है जो सामाजिक अभियांत्रिकी है उसका अध्ययन है जो राजनीतिक रूप से संगठित समाज के जो कार्य हैं, ठीक है, जो कार्य हैं, कार्य के माध्यम से मानव संबंध को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, इसका जो लक्ष्य है मानव इच्छा, दावों आदि की संतुष्टि यथासंभव विधि व्यवस्था के अंदर कम से कम विरोध, मनमुटाव, अव्यय के साथ की जाए। ठीक है, जो सब सामाजिक अभियांत्रिकी होती है इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मोटिव ये है कि इसमें राजनीतिक रूप से संगठित समाज के जो कार्यों के माध्यम से जो मानव संबंधों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। दूसरा, इसका लक्ष्य मानव इच्छा, दावों आदि की संतुष्टि विधि व्यवस्था के अंतर्गत कम से कम विरोध, मनमुटाव तथा अव्यय के साथ की जाए। लक्ष्य रोस्को पाउंड के सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत के मुख्यतः निम्नलिखित लक्षण हैं। ठीक है, लक्षण क्या है? यह विधि के वास्तविक संचालन या प्रचलन पर जोर देता है। ठीक है, जो सामाजिक अभियांत्रिकी है यह विधि के वास्तविक संचालन और प्रचलन पर जोर देता है। ठीक है, पहला तो लक्ष्य क्या हो गया? विधि के वास्तविक संचालन और प्रचलन पर जोर देता है। न्यायाधीशों के पूर्व निर्णयों में सचेतन विधि का निर्माण का तत्व निहित रहता है। ठीक है, यह
शास्त्री की अपेक्षा विधि द्वारा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति पर विशेष ध्यान देता है। ठीक है, ये शास्त्री की अपेक्षा, शास्त्री क्या होती है, पेनल्टी होती है, पेनल्टी शास्त्री। ठीक है, सैंक्शन की अपेक्षा विधि द्वारा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति पर विशेष ध्यान देता है। ठीक है, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशेष ध्यान देता है। इसका विधि के बारे में क्रियाशील दृष्टिकोण होता है। ठीक है, जो इसके विधि के बारे में जो दृष्टिकोण है वो क्रियाशील दृष्टिकोण है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विधि का मुख्य कार्य सभ्यता को विकसित करना है। ठीक है जी, विधि का मुख्य कार्य सभ्यता को विकसित करना है। सभ्यता से अभिप्राय यह है कि मानव सृष्टि से निरंतर संघर्ष करते हुए अपनी शक्तियों का निरंतर विकास करता रहे। ठीक है, जो मानव सभ्यता से क्या तात्पर्य है कि मानव दृष्टि से निरंतर संघर्ष करते हुए अपनी शक्तियों का निरंतर विकास करता रहे। विधि का पहला कार्य सभ्यता को विकसित करने वाले सामाजिक तत्व की खोज करना है। ठीक है, विधि का जो पहला कार्य होता है वह यह होता है कि सभ्यता को विकसित करने वाले सामाजिक तत्वों की खोज करे। दूसरा कार्य निरीक्षण और परीक्षण द्वारा मानवीय समव्यवहारों के उन सिद्धांतों की खोज करना जो सभ्यता को अक्षुण्ण बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, जो पहला कार्य था क्या हो गया, सभ्यता को विकसित करने के लिए सामाजिक तत्वों की खोज करना। दूसरा कार्य निरीक्षण और परीक्षण द्वारा मानव समव्यवहारों के उन सिद्धांतों की खोज करना जो सभ्यता को अक्षुण्ण बनाए रखने में सहायक सिद्ध होते हो। इन सिद्धांतों को न्यायिक अभिधारणा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, न्यायिक अभिधारणा की संज्ञा दी गई है। पाउंड ने मानव इच्छाओं, आशाओं, मांगों को सभ्यता को विकसित करने वाले तत्व माना है। ठीक है, पाउंड ने मानव इच्छाओं, आशाओं एवं मांगों को सभ्यता को विकसित करने वाले तत्वों के रूप में माना है। ठीक है, उसको पाउंड ने। ठीक है, तो विधि का पहला कार्य क्या हो गया, विधि का पहला कार्य हो गया सभ्यता को विकसित करने वाले तत्वों की खोज करना। दूसरा कार्य क्या हो गया, निरीक्षण और परीक्षण द्वारा मानवीय व्यवहारों के उन सिद्धांतों की खोज करना जो सभ्यता को अक्षुण्ण बनाए रखने या सभ्यता को बनाए रखने वाले सहायक सिद्ध हो, और इन सिद्धांतों को न्यायिक अभिधारणा की संज्ञा दी गई है। पाउंड ने मानव इच्छाओं, आशाओं और मांगों को सभ्यता विकसित करने के आवश्यक तत्व माने हैं। ठीक है, मानव हितों का वर्गीकरण। रोस्को पाउंड द्वारा मानव हितों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है, व्यक्तिगत हित। दूसरा क्या है, लोक हित। तीसरा है सामाजिक हित। ठीक है, व्यक्ति हितों में व्यक्ति संबंधी हित, परिवार विषयक मामले, जुड़े हित आदि सम्मिलित होते हैं। ठीक है, व्यक्ति संबंधी मतलब व्यक्ति से रिलेटेड। ठीक है, व्यक्ति से रिलेटेड क्या होता है, उसका व्यक्ति संबंधी हित होता है। परिवार और विषयक मामलों से जुड़े हुए हित इसमें आते हैं व्यक्ति हित में। लोक हित में क्या आता है, राज्य के परिरक्षण विषय हित, सामाजिक हितों के संरक्षण के रूप में राज्य के हित समाहित है। ठीक है, परिरक्षण विषय हित आते हैं, सामाजिक हित आते हैं राज्य के। ठीक है, लोक हित के अंदर अब आता है सामाजिक हित। सामाजिक हितों में शांति व्यवस्था, देखो समाज में क्या जरूरी है, एक तो शांति होनी चाहिए। समाज में शांति व्यवस्था, सामान्य सुरक्षा, वैवाहिक संस्था, सामाजिक साधनों की रक्षा, सामान्य प्रगति, मानवीय व्यक्तित्व के विकास आदि से जुड़े हित समाविष्ट होते हैं किसमें, सामाजिक हित में। सामाजिक हित का समाज होता है, समाज में क्या क्या जरूरत है, तो समाज में शांति व्यवस्था होनी चाहिए, सामान्य सुरक्षा होनी चाहिए, वैवाहिक संस्था होनी चाहिए, और सामाजिक साधनों की रक्षा और सामान्य प्रगति, मानवीय व्यक्तित्व के विकास आदि से जुड़े हित समाविष्ट होने चाहिए। ये आते हैं मानवीय हितों का वर्गीकरण के अंदर। ठीक है, पाउंड का कहना है कि जब इन हितों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसे विधि द्वारा परस्पर विरोधी हितों में समन्वय स्थापित करते हुए दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रयास ऐसा होना चाहिए कि परस्पर हितों को कम से कम हानि पहुंचे। ठीक है, रॉक्सो पाउंड बोलते हैं कि जब इन हितों कौन से हैं, व्यक्तिगत हित, लोक हित और सामाजिक हित, इन तीनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो विधि द्वारा परस्पर विरोधी हितों में समन्वय स्थापित करते हुए, ठीक है, इनमें समन्वय स्थापित करते हुए दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, और प्रयास ऐसा होना चाहिए कि परस्पर हितों को कम से कम हानि हो। ठीक है,
प्रयास ऐसा किया जाना चाहिए कि इन तीनों में जो भी परस्पर हानि होती है वो कम से कम होती हो, परस्पर हित कम से कम किया जाए, हानि पहुँचे। इन्हीं सब कारणों से रोस्को पाउंड ने विधि शास्त्र को सामाजिक विज्ञान कहने की अपेक्षा सामाजिक अभियांत्रिकी कहना उपयुक्त, अधिक उपयुक्त समझा है। समझ में आ गई बात। इन्हीं कारणों के कारण रोस्को पाउंड ने विधि शास्त्र को सामाजिक विज्ञान कहने की अपेक्षा सामाजिक अभियांत्रिकी कहना अधिक उपयुक्त समझा है। ठीक है, अब देखते हैं न्यायिक अभिधारणाएं। न्यायिक अभिधारणाएं रोस्को पाउंड की विधि शास्त्र को एक अनुपम देन है। ठीक है, यह अभिधारणाएं मनुष्य की इच्छाओं, आशाओं, मांगों पर आधारित है। रोस्को पाउंड द्वारा मुख्य रूप से निम्नांकित न्यायिक अवधारणाओं का प्रतिपादन किया है। ठीक है, अब वो न्यायिक अवधारणाएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। सभ्य समाज में प्राय प्रत्येक मनुष्य की यह आकांक्षा रहती है कि अन्य व्यक्ति उस पर आश्य आक्रमण नहीं करे। ठीक है जी, मतलब जो सभ्य समाज होता है उसमें प्रत्येक मनुष्य की यह आकांक्षा रहती है कि उसके समाज पर या उस व्यक्ति पर किसी अन्य समाज या अन्य सहाय के द्वारा आक्रमण नहीं किया जाए। ठीक है, ये एक तो न्याय की अवधारणा होती है समाज के अंदर। प्रत्येक व्यक्ति की यह सोच रहती है कि उसके द्वारा जो कुछ भी अर्जित किया गया है वह उसे परिश्रम का प्रतिफल है। ठीक है, जो भी उसके द्वारा अर्जित किया गया है वो उसके परिश्रम का फल है, प्रतिफल है, तथा उसे उस पर अपना स्वामित्व और नियंत्रण रखने का अधिकार है। ठीक है, तो उसको पाउंड बोलते हैं कि समाज के अंदर या सामाजिक अभियांत्रिकी में न्यायिक अभिधारणाएं दी गई हैं। तो पहली अभिधारणा तो ये दी गई है कि सभ्य समाज में रहने वाला मनुष्य ये चाहता है कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा या अन्य समाज के द्वारा या अन्य सभ्यता के द्वारा उस प्रकार आक्रमण नहीं किया जाए। दूसरी क्या होते हैं, व्यक्ति ये सोचता है कि अगर जो मैंने मेहनत के द्वारा कोई परिश्रम अर्जित किया है मैंने, तो वो प्रतिफल मेरा है और उस पर सिर्फ मेरा ही नियंत्रण और मेरा ही स्वामित्व होना चाहिए। दो बातें हो गई। तीसरी बात क्या होती है, प्रत्येक व्यक्ति यह आशा रखता है कि समाज में वह जिन व्यक्तियों के संपर्क में आता है वे उसके साथ सद्भावपूर्वक व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो तीसरी बात क्या होगी, जो समाज में रहने वाला व्यक्ति या जो प्रत्येक व्यक्ति यह आशा रखता है कि समाज में वो जिन व्यक्तियों से भी मिलता है, ठीक है, जिन व्यक्तियों के भी व्यवहार में वो आता है, तो वह लोग उसके सद्भाव के बारे में सद्भावपूर्व व्यवहार करेंगे। ठीक है, चौथी बात क्या हो गई, प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को संपादन इस प्रकार करे कि उससे अन्य व्यक्तियों को क्षतिकारित नहीं हो। तो चौथी बात क्या होगी, प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य इस प्रकार से करे कि उस कार्य के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को क्षतिकारित नहीं हो। पांचवा क्या है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो निस्सरण या पलायन द्वारा अन्य व्यक्तियों को क्षतिकारित कर सकती है, अतः ऐसी वस्तुओं को नियंत्रण में रखा जाए। ठीक, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो निस्सरण पलायन द्वारा अन्य व्यक्तियों को क्षतिकारित कर सकती है, ऐसी वस्तुओं को नियंत्रण में रखा जाए। ठीक है, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती है ना जिनको जैसे गाड़ी होते हैं, वाहन होते हैं, तो अगर उनको नियंत्रण नहीं रखा जाए तो दूसरे व्यक्ति क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति ये आशा रखता है कि उसे रोजगार की सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि उसको रोजगार की सुरक्षा मिलेगी और जहाँ पर वो काम करता है उसको यह उम्मीद होनी चाहिए, उसको यह आशा होनी चाहिए कि वहाँ से उसको नहीं हटाया जाएगा। ठीक है, वो अपनी इच्छा से ही हट सकता है। प्रत्येक व्यक्ति यह अपेक्षा रखता है कि वृद्धावस्था में समाज उसकी सहायता करेगा। प्रत्येक व्यक्ति यह आशा करता है कि वृद्धावस्था में समाज के द्वारा उसकी रक्षा की जाएगी, उसकी सहायता की जाएगी। आकस्मिक दुर्घटना विपत्ति में सामाजिक बीमा के माध्यम से उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। ठीक है, जो न्यायिक अभिधारणा में उसके पाउंड ने बताया है कि समाज में व्यक्ति आकस्मिक दुर्घटना या विपत्ति की स्थिति में सामाजिक बीमा के माध्यम से उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। इन अभिधारणाओं के आधार पर आज अनेक सामाजिक विधियों का निर्माण किया गया है। पेटन ने इस समाजशास्त्र विधि शास्त्र को क्रियात्मक शाखा के नाम से संबोधित किया है। आगे समझ बात ये होती है क्रियात्मक शाखा के फंक्शंस। ठीक है, अब देखते हैं इनकी आलोचना। देखो जी, विधि शास्त्र रोस्को पाउंड की कुछ विधि शास्त्र ने आलोचना भी करी है। जहाँ एक तरफ रोस्को पाउंड के सामाजिक अभियांत्रिकी के सिद्धांत को उपयोगी बताया गया है, वहीं दूसरी ओर आलोचना भी की गई है। आलोचकों का कहना है कि रोस्को पाउंड ने सिद्धांत में समाज को एक उद्योग अथवा कारखाने के समान माना है, जो उचित नहीं है। कारखाना या उद्योग स्थायी के होते हैं जबकि समाज परिवर्तनशील होता है, अतः समाज को यंत्रित मानना एक भूल है। ठीक है, जो रोस्को पाउंड के विधि शास्त्री थे, आलोचक हुए, उन्होंने ये बोला है कि जो रोस्को पाउंड था उसने समाज को एक उद्योग माना है।
ठीक है, एक कारखाना के समान उसको माना है। ठीक है, जो उचित नहीं है, क्योंकि कारखाना और उद्योग स्थायी होते हैं जबकि समाज परिवर्तनशील होता है। ठीक है, समाज को एक यंत्र समझना ये एक भूल है, एक यंत्र मानना एक भूल है। ठीक है, ये पहले उसकी आलोचना थी। दूसरी आलोचना क्या है? सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत पूर्णतः प्रकल्पनाओं पर आधारित है, न कि वास्तविक सत्यता पर। ठीक है, जो सामाजिक अभियांत्रिकी है उसका जो सिद्धांत है पूर्णतः कल्पना पर आधारित है। ठीक है, यह वास्तविक सत्यता पर आधारित नहीं है। तीसरी क्या है? इसमें विधि को एक प्रयोगात्मक स्वरूप माना है, जिससे यह परिलक्षित होता है मानव समाज छोटे मोटे उपकरण या औजार हो। यह ठीक नहीं है। ठीक है, इसमें विधि को एक प्रयोगात्मक स्वरूप माना है। प्रयोगात्मक क्या है? प्रयोग करने वाला स्वरूप। ठीक है, ये माना है, जबकि मानव प्रयोग स्वरूप माना है, जैसे कि समाज छोटे मोटे उपकरण हो। यह ठीक नहीं है, इसकी आलोचना की गई है। रूस्को पाउंड का हितों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, बहुविध समाज के लिए महत्व नहीं रखता, क्योंकि इनमें जाति, धर्म, भाषा या वंश पर आधारित अल्पसंख्यकों का बाहुल्य पाया जाता है। ठीक है, रूस्को पाउंड का जो हितों का सिद्धांत है वह समाज में महत्व नहीं रखता है। ठीक है, क्यों नहीं रखता? क्योंकि यहाँ पे इनमें जाति, धर्म, भाषा, वंश पर आधारित अल्पसंख्यकों का बाहुल्य पाया जाता है। इन सब के बावजूद समाजशास्त्रीय विचारधारा को विधि शास्त्रियों द्वारा अधिक तर्कसंगत एवं व्यवहारिक माना गया है। भारत में भी समाजशास्त्रीय विचारधारा और सामाजिक अभियांत्रिकी को अनेक विधियों, न्यायिक निर्णयों में स्थान दिया गया है। भारत के संविधान में जिन समाजवादी समाज की संरचना का स्वप्न सजाया गया है वह समाजशास्त्रीय विचारधारा के अनुरूप है। ठीक है, भारत में जो समाज की रचना का स्वप्न देखा गया है ना, वह समाजशास्त्रीय विचारधारा के अनुरूप है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की परिकल्पना भी इसी का एक रूप है। ठीक है, तो संविधान में जो सामाजिक होती है, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की जो परिकल्पना है वह इसी का ही रूप है, सामाजिक अभियांत्रिकी का। निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, भेदभाव, अस्पष्टता आदि का उन्मूलन सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत के परिणाम मूलक लगते हैं। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रवेश पर्स की समाप्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निःशुल्क विधिक सहायता, लोकहितवाद आदि समाजशास्त्रीय विचारधारा की ही उपज है। ठीक है, सुग्रीव बनाम सुशीला बाई के मामले में निःशुल्क विधिक सहायता को व्यक्ति का एक अधिकार माना गया है और शासन तंत्र का कर्तव्य है कि वह निर्धन व्यक्तियों को उनके इस अधिकार से अवगत कराए। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं ये हो गया सामाजिक सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का निषेध। मुरली एस देवड़ा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। रैगिंग, देखो ये जो केस दे रखे हैं ना, ये सभी सामाजिक अभियांत्रिकी के ऊपर आधारित होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको यहाँ पर दे रखा है। तो एग्जाम में एक दो केस लिखने भी जरूरी हैं। जैसे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषिद्ध है, ये कौन से केस में आया? मुरली एस देवड़ा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। रैगिंग पर प्रतिबंध, जो स्कूलों में कॉलेजों में रैगिंग की जाती है उस पर प्रतिबंध विश्व जागृति मिशन बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से आया। कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण, ठीक है, जो काम पर महिलाएं करती है उनका संरक्षण विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान से आया। आदि के मामलों में सामाजिक महत्व के होकर इन पर समाज शास्त्रीय विचारधारा का प्रभाव परिलक्षित होता है। ठीक है, होता है। गोविंदम वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में तो उच्चतम न्यायालय द्वारा यहाँ तक आ गया है कि निर्धनता, अज्ञानता तथा रोगों का निवारण हमारे संविधान की एक परिकल्पना है, जिसे सही तौर पर मूर्त रूप प्रदान किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार भारत में सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत को अनेक मामलों में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप एक बार इसको वापस रिवाइज करके समझने का प्रयास करें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।
आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित विधि के आध्यात्मिक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। आइंस्टीन की विधि के आध्यात्मिक सिद्धांतों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए तथा इसकी नवीन सुसंगतता का उल्लेख कीजिए। आइंस्टीन द्वारा दी गई विधि की परिभाषा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। आइंस्टीन बेंथन के शिष्य थे। ठीक है, आइंस्टीन थे बेंथन के शिष्य थे। इस संदर्भ के इंग्लैंड के प्रख्यात विधि शास्त्री जॉन आइंस्टीन का नाम अग्रणी पंक्ति में माना जाता है। इनका कार्यकाल 1790 से 1859 तक रहा। इन्होंने विधि का विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाकर उसे व्यवहारिक रूप प्रदान करने का सार्थक प्रयास करा। ठीक है, जो आइंस्टीन थे इन्होंने विधि का विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाया और उसने व्यवहारिक रूप प्रदान करने का सार्थक प्रयास किया। उनके अनुसार विधि ऐसे नियमों का संकलन है जो एक प्रज्ञान व्यक्ति किसी अन्य ऐसे प्रज्ञावान व्यक्ति के मार्गदर्शन के लिए निर्मित करता है। ठीक है, विधि एक ऐसे नियमों का संकल्प है। विधि ऐसे नियमों से बनी हुई है जो एक प्रज्ञावान व्यक्ति के द्वारा दूसरे प्रज्ञावान व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। ठीक है, मार्गदर्शन के लिए निर्मित करता है, जिस पर उसकी संप्रभुता होती है, जिस पर उसका संप्रभुता है, मतलब उसकी ताकत है, उसकी पावर, उसकी शक्ति है। सुस्पष्ट विधि पॉजिटिव लॉ की परिभाषा देते हुए आइंस्टीन ने कहा है कि यह विधि ऐसे आदेशों का समूह है। यह विधि ऐसे आदेशों का समूह है जो एक संप्रभु द्वारा किसी स्वतंत्र राजनीतिक समाज में जनता के व्यवहारों को निर्धारित करने के लिए निर्मित किए गए हैं। ठीक है, जो आइंस्टीन कहते हैं कि यह विधि ऐसे आदेशों का समूह है। विधि जो लॉ है वो ऐसे आदेशों का समूह, आदेश मतलब क्या होते हैं, ऑर्डर, ऐसे आदेशों का समूह है जो एक संप्रभु द्वारा, संप्रभु क्या होता है, राष्ट्रपति, पावरफुल पर्सन, जो देश का सर्वोच्च आदमी होता है, जो सबसे शक्तिशाली होता है, उसको बोलते हैं संप्रभु। जो एक संप्रभु द्वारा किसी स्वतंत्र राजनीतिक समाज में, ठीक है, स्वतंत्र राजनीतिक समाज मतलब स्वतंत्र राजनीतिक समाज मतलब तो स्वतंत्र हो, जिसपे किसी का अधिकार नहीं हो। राजनीतिक समाज है, समाज जो सारे समाज क्या है, राजनीतिक समाज में जनता के व्यवहारों को निर्धारित करने के लिए निर्मित किए गए हों। जनता व्यवहार में समाज को नियंत्रित करने के लिए जो राजनीतिक समाज होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए जो आदेशों का समूह होता है उसको विधि बोला गया इन्होंने। ठीक है, इस प्रकार आइंस्टीन द्वारा विधि की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि विधि संप्रभु का समादेश है। संप्रभु क्या होता है, पावरफुल पर्सन। ठीक है, राष्ट्रपति होता है। समादेश मतलब क्या होता है, उनके आदेशों के समान है। जैसे लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेनी। ठीक है, कमांड मतलब जो राजा जो आदेश बोल देगा, राजा जो बोल देगा, जो कमांड दे देगा, वही विधि है। तो ये बोला आइंस्टीन के द्वारा। इस परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि विधि न्याय से भिन्न है। ठीक है, विधि क्या है, न्याय से भिन्न है। उनके मत में विधि उचित अनुचित पर आधारित न होकर संप्रभु के आदेशों पर आधारित है। ठीक है, जो आइंस्टीन होता है उसकी जो मत है, उसका जो तरीका है, उसमें विधि उचित या अनुचित नहीं होती है। ठीक है, उसकी विधि तो संप्रभु के आदेशों पर आधारित है। विधि संप्रभु को शक्ति में, विधि संप्रभु की शक्ति में नहीं रहती है। जो विधि है वो संप्रभु जो राष्ट्रपति होता है उसमें निहित होती है ऑस्टिन के अनुसार। तो यही कारण है कि ऑस्टिन के सिद्धांत को विधि का आदेशात्मक सिद्धांत कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि विधि जो ऑस्टिन था उसने संप्रभु के आदेशों को ही विधि माना है, इसलिए उसने विधि का आदेशात्मक सिद्धांत कहा है। आदेशात्मक सिद्धांत के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं देख लेते हैं। 3 तत्व होते हैं इसके, 3 लक्षण होते हैं। संप्रभु देखो सेवरनी होनी चाहिए, समादेश होना चाहिए और होता है शासती होना चाहिए, सैंक्शन होना चाहिए। ठीक है, जो विधि, जो आप इन तीनों को जोड़कर आप आइंस्टीन की विधि की परिभाषा भी दे सकते हो। परिभाषा से ही तोड़ के ये तत्व लिए गए हैं। संप्रभु ऊपर परिभाषा में आया हुआ है, समादेश भी आया हुआ है और शासिती भी आई हुई है। अब इनको आराम से देखते हैं। संप्रभु शक्ति, आइंस्टीन के अनुसार विधि संप्रभु का आदेश है। देखो भाई बात आगे ना, संप्रभु शक्ति के 2 लक्षण है। ये सर्वोच्च होनी चाहिए, भाई सर्वोच्च होनी चाहिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च ही है अपना, उस पर किसी बाह्य शक्ति का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति पर किसी की भी बाह्य शक्ति का प्रभुत्व नहीं होता है, राष्ट्रपति पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है।
यह इस स्वरूप की होनी चाहिए कि उसके आदेशों का जनता द्वारा स्वेच्छा से अनुपालन किया जाना चाहिए। मतलब यह ऐसी संप्रभु, ये तो संप्रभु शक्ति बताई गई है। तो संप्रभु में क्या बोला गया, सबसे पहले तो संप्रभु स्वतंत्र होना चाहिए, उस पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए, जो संप्रभु जो आदेश पारित करता है ना, जनता उसको स्वेच्छापूर्वक उसका अनुपालन किया जाना चाहिए। ठीक है, दो बातें अवश्य बोली है। आइंस्टीन की संप्रभु के दो स्वरूप हैं, सकारात्मक स्वरूप भी है और एक नकारात्मक स्वरूप भी है। सकारात्मक स्वरूप यह है कि संप्रभु के आदेशों का पालन समाज, जनता, बहुसंख्यक वर्ग द्वारा आयतन किया जाता है। देखो सकारात्मक क्या हो गया, संप्रभु के आदेशों का पालन समाज, जनता, बहुसंख्यक वर्ग द्वारा आदतन, मतलब जो आदत में पड़ गया उनके आदतन किया जाता है। ठीक है भाई, उनको आदतन किया जाता है, मतलब जो राष्ट्रपति ने या संप्रभु ने जो बोल दिया वो काम करेंगे, तो उन काम की आदत में आ गया। नकारात्मक स्वरूप यह है कि संप्रभु स्वयं अपने समकक्ष किसी अन्य शक्ति के आदेशों का पालन करने का अभ्यस्त नहीं होता है। ठीक है, जो संप्रभु होता है, जो राजा होता है, जो लीडर होता है, वह अपने समकक्ष किसी अन्य शक्ति का आदेश मानने या आदेश का पालन करने के लिए अभ्यस्त नहीं होता है। ये इसका एक नेगेटिव विचार होता है। ठीक है, आइंस्टीन की संप्रभुता के दो स्वरूप दिए, एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव संप्रभुता के। तो पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव ये हो गया जो संप्रभु होता है उसके जो आदेश होते हैं वो उसकी जनता के द्वारा आयतन प्रयोग में लाए जाते हैं, ये तो हो गया सकारात्मक। नकारात्मक क्या हो गया, जो संप्रभु होता है, जो राजा होता है, लीडर होता है, वो उसके समकक्ष के आदेशों को मानने के लिए वो अभ्यस्त नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव विचार। इस प्रकार स्पष्ट है कि आइंस्टीन की संप्रभुता एक ऐसी संप्रभुता है जो सर्वशक्तिमान है। बिल्कुल सही बात है, राजा सर्वशक्तिमान होता है, उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। बिल्कुल सही है। और जिसके आदेशों का अनुपालन जनसाधारण द्वारा आदतन किया जाता है। देखो आगे ना पूरी बात समझ में, जो अपने ऊपर डिस्कस किया था वो सभी बातें इसमें समाहित हैं। ठीक है, अब देखते हैं समादेश, सेकंड इसका लक्षण। आइंस्टीन ने विधि को संप्रभु का समादेश माना ही है भाई, जो संप्रभु जो आदेश देगा वही विधि है। तो इसने बोला है कि आइंस्टीन ने विधि को संप्रभु का समादेश यानी कमांड बोला है। ठीक है, माना है। समादेश राज्य की उस इच्छा की अभिव्यक्ति है जो जनता से किसी कार्य को करने या आज्ञा के अनुपालन की अपेक्षा करती है। समादेश तो वही है भाई, ऑर्डर तो वही है ना जो जनता के द्वारा माना जाएगा, जनता उसका पालन करेगी, तो यही बोला गया है। और यह अपेक्षा की जाती है कि वो जनता उसका अनुपालन करेगी। ऐसी इच्छा की अभिव्यक्ति प्रार्थना के तौर पर नहीं होती है, अपितु आदेश के तौर पर होती है। ठीक है, जो राजा होता है वो कभी प्रार्थना नहीं करता जनता से, वह हमेशा जनता को ऑर्डर देता है। ठीक है, तो ऐसी अभिव्यक्ति प्रार्थना के तौर पर नहीं होगी, हमेशा आदेशात्मक तौर पर होगी। ऐसा समादेश दो प्रकार का हो सकता है। समादेश कौन कौन से, एक तो होता है सामान्य समादेश, एक होता है विशिष्ट समादेश। एक तो होती है जनरल कमांड, एक होती है पर्टिकुलर या ओकेजनल कमांड। ठीक है, अब भी आगे देखते हैं। देखिए सामान्य समादेश, सामान्य समादेश से प्राय ऐसे समादेश से है जो सभी व्यक्तियों, समुदाय, वर्गों के लिए प्रत्येक समान रूप से जारी किया जाता है। ठीक है, समान रूप से जारी किया जाता है और वह तब तक प्रभावशील रहता है जब तक कि उसे समाप्त निरसित न कर दिया जाए। ठीक है, और सामान्य समादेश क्या हो गया, सामान्य समादेश तो वो हो गया जो संप्रभु के द्वारा जो समादेश जारी किया जाता है वो प्रत्येक समाज, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति के रूप पर समान रूप से जारी रहता है और वो तब तक प्रभावशील रहता है जब तक संप्रभु के द्वारा उसको समाप्त या निरसित नहीं कर दिया जाता है। उन समादेश को सामान्य समादेश बोला जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सामान्य समादेश सभी समुदाय वर्गों को कुछ करने या न करने के लिए बाध्य करता है। उदाहरण, यदि संप्रभु द्वारा अपने आदेश से किसी विषय वस्तु विशेष का आयात निर्यात प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो यह आदेश विधि का प्रभाव रखेगा तथा तब तक प्रभाव में रहेगा जब तक कि उसे वापस नहीं ले लिया जाता। ठीक है, जैसे कि सामान्य समादेश में ये होता है कि भाई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपने देश में घोषणा कर दे कि भाई चाइनीज आइटम को बंद करो। ठीक है, उसने ऑर्डर दे दिया, उसने समादेश निकाल दिया, तो उसके बाद जनता उसका अनुपालन करेगी, उसका समर्थन करेगी और वो चाइनीज आइटम को लेना बंद कर देगी। और तब तक बंद कर देगी जब तक कि जो संप्रभु होता है उसके द्वारा उस आदेश को, उस कमांड को निरस्त ये नहीं कर दिया जाता। ठीक है, ये हो गया सामान्य समादेश। अब आता है विशिष्ट समादेश। विशिष्ट मतलब ओकेजनल, ओकेजनल मतलब कभी कभी।
इसके आकस्मिक समादेश भी कहा जाता है। विशिष्ट समादेश से अभिप्राय ऐसे समादेश से है जो कुछ विशिष्ट व्यक्तियों, ठीक है, जो कुछ विशिष्ट व्यक्तियों, वर्गों, समुदायों के प्रति प्रत्येक समय के लिए या सभी व्यक्तियों, वर्गों, समुदायों के प्रति कुछ समय के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, तो विशिष्ट समाज क्या हो गया, जो ऐसा आदेश जो कुछ विशिष्ट समुदायों, विशिष्ट वर्गों, विशिष्ट व्यक्तियों के लिए प्रत्येक समय के लिए या सभी व्यक्तियों, वर्गों, समुदायों के प्रति कुछ समय के लिए जारी किया जाता है, उसको बोलते हैं विशिष्ट समादेश। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विशिष्ट समादेश वह समादेश है जो किसी विशिष्ट कार्य को करने या न करने की अपेक्षा करता है। ठीक है, पता ही है, विशिष्ट है तो वह विशिष्ट कार्य को करने या विशिष्ट कार्य नहीं करने का ही अपेक्षा कर सकता है, या किसी विशिष्ट व्यक्ति, समुदाय, वर्ग से किसी कार्य को करने या न करने की अपेक्षा करता है। इस प्रकार विशिष्टता या तो किसी कार्य से संबंधित हो सकती है या फिर किसी व्यक्ति, वर्ग या समुदाय विशेष के रूप में। सार में इसके सार एवं पूरी जो ऊपर ने पढ़ा ना, इसका सार क्या है? सार ये कहा जा सकता है कि विशिष्ट समादेश सभी व्यक्तियों, वर्गों, समुदायों के लिए किसी समय विशेष के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, इस समय विशेष के लिए जारी किया जाता है। जैसे कोरोना काल था, उसमें क्या था, उसमें लोगों के लिए विशेष समय के लिए घरों में बंद कर दिया ना, तो उसको बोलते हैं विशिष्ट आदेश। किसी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय विशेष के लिए हमेशा के लिए जारी किया जा सकता है, हमेशा के लिए जारी किया जा सकता है। मतलब जो ऐसा कानून है विशेष समादेश जो हमेशा के लिए भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं 3 शासिती क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। ऑस्टिन के आदेशात्मक सिद्धांत का तीसरा प्रमुख तत्व या लक्षण है शासिती, सैंक्शन। शासिती का मत है कि संप्रभु का आदेश मात्र विधि का रूप धारण नहीं कर लेता है। ठीक है, जो ऑस्टिन का मत है कि जो संप्रभु का आदेश है ना, वह विधि का रूप धारण नहीं कर लेता है। इसके लिए आवश्यक है उसके पीछे कोई शास्ति अवश्य हो। शास्ति मतलब पेनल्टी हो, कोई दंड हो, कोई भय हो, वो बताया गया है यहाँ पे। अर्थात शास्ति का भय अवश्य हो। ठीक है, जब तक आदेश का पालन नहीं करने वालों के लिए दंड का प्रावधान नहीं हो सकता, तब तक वह आदेश विधि का स्थान नहीं ले सकता। ठीक है, जो ऑस्टीन थे वो ये कह रहे हैं कि भाई संप्रभु ने आदेश दे दिया, ठीक है, और फिर उस आदेश का जनता के द्वारा अनुपालन भी किया जा रहा है, पालन भी किया जा रहा है, और विशिष्ट आदेश भी दे दिया और समादेश भी दे दिया, लेकिन वह आदेश तब पालन में आएगा जब वो विधि बनेगा, जब उसके ऊपर आप शास्ति लगा दोगे, जब उसके ऊपर आप पेनल्टी लगा दोगे, जब उस आदेश का आप लोगों में भय उत्पन्न करोगे, तब वो एक विधि बन जाएगा। फिर उसका लोग अनुपालन, उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, उसको पालन करते रहेंगे। जब तक आदेश का पालन नहीं करने वालों के लिए दंड का प्रावधान नहीं हो सकता, तब तक आदेश विधि का स्थान नहीं ले सकता। आदेश और शास्ति से ही निश्चयात्मक विधि का अभ्युदय हुआ है। ठीक है, आदेश और शास्ति मतलब एक तो संप्रभु का जो आदेश है और संप्रभु के द्वारा जो पेनल्टी लगाई जाती है, जो शास्ति लगाई जाती है, उसी से ही निश्चयात्मक विधि, पॉजिटिव लॉ का अभ्युदय हुआ है। इस प्रकार संप्रभु, समादेश एवं शास्ति का एक साथ सम्मिलन ही ऑस्टिन का आज्ञात्मक एवं आदेशात्मक सिद्धांत है, और यही इस बात की पुष्टि करता है कि विधि संप्रभु का समादेश है। अब देखते हैं इसकी आलोचना। ठीक है, आलोचना भी लिख के आनी है एग्जाम के अंदर। ठीक है, ऑस्टिन के आज्ञात्मक सिद्धांत के ऐतिहासिक विचारधारा के समर्थकों द्वारा कटु आलोचना की गई है। इसकी आज्ञात्मक सिद्धांत की। ठीक है, इसमें सर हेनरी मैन तथा सेविनी के नाम प्रमुख है। ठीक है, इसके जो मेन आलोचक थे, एक तो सर हेनरी मैन था और एक था सेविनी। हेनरी मैन का कहना है कि आज्ञात्मक विधि का सिद्धांत आदिम समुदाय पर लागू नहीं होता है, क्योंकि विधि सदैव संप्रभु से संबंध नहीं रही है। ठीक, आदिम समुदाय के होते हैं जैसे पहले आदिवासी रहते थे, पहले लोग टीलों कबीलों में रहते थे। ठीक है, तो जो आज्ञात्मक विधि है वो उन पर लागू नहीं होती है। ठीक है, आदिम समुदाय पर लागू नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि विधि सदैव संप्रभु के संबंध नहीं रही है। संप्रभु मतलब पहले लोगों के राजा नहीं थे, तो लोग अपने हिसाब से ही काम किया करते थे। इसी प्रकार सेवनी ने ऑस्टिन के संप्रभु शक्ति की अवधारणा का निराधार बताया है।
सेवनी के मत में विधि मानव के कार्यों एवं व्यवहारों का नियम है। ठीक है, सेवनी क्या बोलती है? सेवनी बोलते हैं कि मानव के कार्य, विधि है जो मानव के कार्यों व्यवहारों का नियम है। इसे राष्ट्रीय प्रथाओं द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ब्राइस ने भी आइंस्टीन के विधि के आदेश सिद्धांतों की आलोचना करते हुए कहा कि विधि को संप्रभु का समादेश मानने का अर्थ यह हुआ कि संप्रभु के बिना विधि का अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, जो ब्राइजियन थे वो भी ये बोल रहे हैं कि जो अगर चलो ठीक है, आपने मान लिया कि जो विधि है वो संप्रभु का समादेश है, लेकिन अगर संप्रभु नहीं होगा तो क्या विधि का अस्तित्व ही नहीं है? ये भी सही बात है भाई। समादेश मानने का अर्थ है कि अगर संप्रभु नहीं है तो क्या विधि का अस्तित्व ही नहीं है? ब्राइस का विचार है कि विधि समाज समुदाय से भी उस समय अस्तित्व रहा है जब संप्रभु का उदय ही नहीं हुआ था। ठीक है, जो ब्राइस का विचार है कि जो विधि है, विधि का समाज एवं समुदाय से भी उस समय अस्तित्व में रहा है जब संप्रभु का अस्तित्व ही नहीं था। विनोग्रेडॉफ के मत में अंतर्राष्ट्रीय विधि के पीछे कोई शक्ति नहीं होने पर भी वह विधि के रूप में मान्य है। इस प्रकार विभिन्न आलोचकों द्वारा आइंस्टीन के आदेशात्मक सिद्धांत की अपने अपने ढंग से आलोचना की गई है। सार देखते हैं इसका। ठीक है, पहले क्या बोलते हैं? आइंस्टीन की विधि की परिभाषा, विधि संप्रभु का आदेश में रूढ़ियां प्रथाओं की उपेक्षा की गई है। ठीक है, जो आइंस्टीन की जो पहली आलोचना की गई उसमें बोला गया कि जो विधि का जो संप्रभु का आदेश होता है उसमें रूढ़ियों और प्रथाओं की उपेक्षा की गई है, मतलब रूढ़ियों प्रथाओं की उपेक्षा की गई है। दूसरा, आइंस्टीन की विधि के आदेश सिद्धांत में न्यायाधीश द्वारा निर्मित विधि के लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक है भाई, जो आइंस्टीन ने तो बोला है वे संप्रभु और के जो आदेश हैं, ऑर्डर हैं, वही विधि है। तो जबकि जो न्यायाधीश होता है वो भी तो कानून बनाता है, तो उसके आदेशों के लिए उसमें कोई स्थान नहीं रखा गया है। तीसरा, आइंस्टीन ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को केवल नैतिक विधि मानने में भूल की है। ठीक है, जो आइंस्टीन थे अंतर्राष्ट्रीय विधि को केवल नैतिक विधि मानने में भूल किया है। आइंस्टीन का ये सोच गलत है कि विधि के पालन के लिए शास्त्री का होना आवश्यक है। मतलब आइंस्टीन की यह सोच गलत है कि विधि की पालन करने के लिए दंड का भय दिखाना जाना चाहिए। कई बार शास्त्री का काम लोकमत द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, यह भी एक आलोचना है। आइंस्टीन की संप्रभु की अवधारणा लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में खरी नहीं उतरती है। ठीक है, जो आइंस्टीन की जो अवधारणा है संप्रभु के समादेश की, वह लोकतंत्र समाज में खरी नहीं उतरती है। लोकतंत्र समाज में नहीं उतरती है क्योंकि यहाँ पे जनता का शासन होता है। ठीक है, तो राजा का थोड़ी शासन, जनता का शासन होता है, जनता डिसाइड करती है क्या होना चाहिए। आइंस्टीन का यह विचार मानने योग्य नहीं है कि विधि का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। वस्तुतः अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, अपकृत्य आदि विधि संकल्पनाएं नैतिकता पर ही आधारित है। तो आइंस्टीन का यह विचार मानने योग्य नहीं है कि विधि का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है, जबकि वह अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, अपकृत्य आदि विधि संकल्पनाएं नैतिकता पर ही आधारित है। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी आलोचना की गई है। आइंस्टीन का यह सोच भी निराधार है कि विधि एवं न्याय के बीच कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इसकी ये भी आलोचना की गई है कि जो विधि और न्याय के बीच में कोई संबंध नहीं, ये भी गलत बोला गया है। इन सब के बावजूद भी आइंस्टीन के आदेश और सिद्धांत के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। पेंटन का कहना है कि आइंस्टीन द्वारा विधि को संप्रभु से संबद्ध किए जाने का एक लाभ यह हुआ कि इसने संप्रभु तथा राज्य तथा चर्च के बीच संघर्ष की स्थिति को टाल दिया है। ठीक है, इसने संप्रभु तथा राज्य एवं चर्च के संघर्ष के बीच स्थिति को टाल दिया है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि विधि का निर्माण अधिकार केवल संप्रभु को है, चर्च को नहीं है। ठीक है, अब यह स्पष्ट हो गया है कि विधि के निर्माण का अधिकार केवल संप्रभु को है, चर्च को नहीं है। चर्च के केवल वही अधिकार होंगे जो राज्य द्वारा परिदत्त किए जाएंगे। पेंटन ने इस बात का प्रबल समर्थन किया है कि राज्य की संप्रभुता ही विधि की वैधता का आधार है। ठीक है, आइंस्टीन का आदेशात्मक सिद्धांत आगे आने वाले विधि शास्त्र के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। ठीक है, विधि शास्त्र की प्रमाणवादी विचारधारा के समर्थकों में आइंस्टीन का नाम सदैव लिया जाता रहेगा। निसंदेह आइंस्टीन की विधि संबंधी विश्लेषणात्मक विचारधारा से विधि शास्त्र में एक नए अध्याय का श्री गणेश हुआ है। अब देखते हैं 14 क्वेश्चन जो लास्ट है सेकंड यूनिट का। हैंस केल्सन के विधि के विशुद्ध सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और भारत में उसकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए।
अथवा केल्सन द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, अथवा केल्सन के शुद्ध विधि सिद्धांत की प्रमुख विचार अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। इस सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं क्या है? चलो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हेंस केल्सन को बेंथम तथा आइंस्टीन की विश्लेषणात्मक विचारधारा का प्रतिक्रिया स्वरूप उदित हुए वियना शाखा का प्रमुख माना जाता है। ठीक है, जो केल्सन था वो वियना शाखा का प्रमुख माना जाता है। इस विचारधारा के विधि शास्त्री ने विधि के शुद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसमें केल्सन का नाम अग्रणी पंक्ति में है। मतलब जो इस विचारधारा के विधि शास्त्री थे, विधि के शुद्ध सिद्धांत प्योर थ्योरी ऑफ लॉ को प्रतिपादित किया, उसमें केल्सन का नाम पहली पंक्ति में था। केल्सन का शुद्ध विधि का सिद्धांत प्रथम बार सन 1934 में लॉ क्वार्टरली रिव्यू में प्रकाशित हुआ। ठीक है, केल्सन एक विधि शास्त्री थे जो बेंथम और आइंस्टीन की विश्लेषण विचारधारा के प्रतिक्रिया स्वरूप उदित हुए वियना शाखा का प्रमुख माना जाता है। ठीक है, हेंस केल्सन। ठीक है, इसने लॉ ऑफ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ को प्रतिपादित किया। ठीक है, और इसका जो लेख था, जो प्रकाशन था, वो 1934 में लॉ क्वार्टरली रिव्यू में प्रकाशित हुआ था, शुद्ध विधि का सिद्धांत। ठीक है, अब केल्सन ने शुद्ध विधि के सिद्धांत के बारे में यह कहा कि शुद्ध विधि का सिद्धांत निश्चयात्मक विधि का एक सिद्धांत है। ठीक है, निश्चयात्मक विधि का एक सिद्धांत है, यह विधि का सामान्य सिद्धांत है। केल्सन ने अपने शुद्ध विधि के सिद्धांत में विधि के आदर्श स्वरूप तत्वों को अलग कर इसकी शुद्धता को बनाए रखने का प्रयास किया है। विधि जो है की व्याख्या की है, न कि विधि जो होनी चाहिए की व्याख्या की है। ठीक है, जो केल्सन थे उन्होंने विधि के शुद्ध सिद्धांत के शुद्ध विधि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक, केल्सन ने विधि जो है का अध्ययन किया है, न कि विधि जो होनी चाहिए उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया है। शुद्ध विधि सिद्धांत के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, विधि के सिद्धांत के अंतर्गत वास्तविक विधि का विवेचना होना चाहिए। वास्तविक विधि का विवेचना होना चाहिए, न कि आदर्शात्मक विधि का। तो शब्द में यह कहा जा सकता है कि विधि के सिद्धांतों में विधि जैसी कि वह है का वर्णन होना चाहिए, न कि विधि की वह होनी चाहिए का अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, केल्सन ये कहते हैं कि जो विधि है जो है उसका अध्ययन होना चाहिए, न कि विधि जैसी होनी चाहिए उसका। विधि के सिद्धांत में अंतर है। विधि के सिद्धांतों का निरूपण इस प्रकार होना चाहिए ताकि विधि के माध्यम से समस्त विषय वस्तुओं का प्रस्तुतिकरण हो सके। तो केल्सन बोलते हैं विधि एवं विधि के सिद्धांत में अंतर है। ठीक है, विधि के सिद्धांतों का निरूपण ऐसा होना चाहिए, विधि के सिद्धांत ऐसे होना चाहिए जिसमें विधि के माध्यम से समस्त विषय वस्तुओं का प्रस्तुतिकरण हो सके। ठीक है, मतलब विधि एक का सिद्धांत ऐसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए विधि के माध्यम से समस्त विषयों का प्रस्तुतिकरण हो सके। प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन। विधि के सिद्धांतों को समय और स्थान की परिसीमाओं से मुक्त रखते हुए सभी स्थानों एवं समय पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। केल्सन बोलते हैं विधि के सिद्धांत होते हैं उस समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त रखा जाना चाहिए, सभी स्थानों एवं सभी समय पर समान रूप से लागू होना चाहिए। विधि का सिद्धांत विशुद्ध होना चाहिए। विधि का सिद्धांत क्या है? विशुद्ध, प्योर होना चाहिए। विधि का सिद्धांत प्योर होना चाहिए। उसे समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, इतिहास आदि के प्रभाव से मुक्त रखा जाना चाहिए। और केल्सन ये बोलते हैं जो विधि के सिद्धांत है वो एकदम प्योर होना चाहिए, उसके बारे में बस विधि के अंदर ही उसकी बात की जानी चाहिए, सिद्धांतों के बारे में उसकी बात की जानी चाहिए। उनको राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र और इतिहास से नीति शास्त्र के प्रभाव से मुक्त रखा जाना चाहिए। विधि शास्त्र सिद्धांत मूलक अथवा मानकीय विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, जो विधि शास्त्र होता है वह सिद्धांत मूलक है, वो सिद्धांतों के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, मानकीय है मतलब मानव के द्वारा बनाया गया है, न कि वो प्राकृतिक विज्ञान है। केल्सन ये बोलते हैं। ठीक है, जो विधि शास्त्र प्राकृतिक विज्ञान नहीं है और मानकीय विज्ञान है। ठीक है, छठा क्या है? विधि के सिद्धांत की प्रकृति वैज्ञानिक है, न कि संकल्पनात्मक। अर्थात यह एक विज्ञान है, न कि संकल्प या इच्छा की अभिव्यक्ति है। ठीक है, जो विधि के सिद्धांत हैं वो प्रकृति वैज्ञानिक है।
जो विधिक सिद्धांत की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है, न कि संकल्पनात्मक, क्योंकि इसमें जो भी विधिक सिद्धांत होते हैं वो वैज्ञानिक तरीके से होते हैं। संकल्पना की होती है जो कल्पना करते हैं, पर उस कल्पना के आधार पर विधि की अवधारणा, विधि का विकास नहीं हुआ है। विधि का विकास तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर हुआ है। शुद्ध विधि सिद्धांत केंद्र बिंदु क्या है? केल्सन के शुद्ध विधि सिद्धांत का केंद्र बिंदु मानकों की व्युत्पत्ति माना गया है। ठीक है, के अनुसार विधि के क्रम लीगल ऑर्डर मानकों का स्तूप है। ठीक है, ऑर्डर से मतलब ऑर्डर में, क्रम में विधि का उत्पत्ति हुई है। केल्सन के शुद्ध विधि के सिद्धांत को आत्मसात करने के लिए सर्वप्रथम विज्ञान एवं विधि के आधार स्रोत के बीच अंतर समझ लेना आवश्यक है। विज्ञान का आधार स्रोत प्राकृतिक विज्ञान है, लेकिन विधि का आधार स्रोत विधि शास्त्र है। ठीक है, विज्ञान का तो प्राकृतिक विज्ञान है और विधि का विधि शास्त्र है। विज्ञान का आधार स्रोत कार्य और कारण के संबंध को बोध कराता है। विज्ञान क्या करता है? विज्ञान कहता है कार्य और कारण का बोध करवाता है। बोले ये कार्य कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसका अध्ययन करता है विज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान स्रोत कार्य और कारण के संबंधों को बोध कराता है, जबकि विधि का आधार स्रोत इस बात का ज्ञान कराता है कि किस परिस्थिति में क्या होना चाहिए। इसे चाहिए को केल्सन ने सोलन कहा है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे दंड मिलना चाहिए। मतलब विधि के बारे में क्या बोला गया है? विधि का आधार स्रोत इस बात ध्यान रखता है कि किस परिस्थिति में क्या होना चाहिए पे बात करी गई है विधि के अंदर। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसको दंड मिलना चाहिए। इस पर केल्सन के शुद्ध विधि सिद्धांत का सार यह है कि प्राकृतिक विज्ञान कारणता से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है, प्राकृतिक विज्ञान क्या है? कारणता से संबंधित है, जबकि विधि सामाजिक विज्ञान होने के नाते मानवत्व से संबंधित है। विधि लोगों पे तो लागू होगी, मानव के लिए तो बनाई गई है, तो मानवत्व से संबंधित है। जबकि जो विज्ञान है वह कारणता पे डिपेंड करती है। केल्सन ने विधि के चाहिए और नैतिक चाहिए के अंतर को भी स्पष्ट किया है। उनके अनुसार विधिक चाहिए को बाह्य जगत से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि नैतिक चाहिए को व्यक्तिगत भावना विचारों से प्राप्त किया जा सकता है। विधिक चाहिए वस्तुनिष्ठ है, जबकि नैतिक चाहिए आत्मनिष्ठ है। ठीक है, विधि केल्सन ने विधिक चाहिए और नैतिक चाहिए के बीच के अंतर को भी स्पष्ट किया है। विधि के चाहिए को बाह्य जगत से प्राप्त किया जा सकता है। बाह्य जगत क्या हो गया? समाज हो गया, देश हो गया, राजनीति हो गई, इतिहास हो गया, ये तो हो गया बाह्य जगत। ये तो क्या हो गया? विधिक चाहिए। और जो नैतिक चाहिए वो हो गया व्यक्तिक भावना में, अपने विचारों के अंदर। ठीक है, जो नैतिक भावना होती है वो अपने अंदरित होती है, नैतिक शिक्षा अपने अंदरित होती है। ठीक है, तो वो हो गया व्यक्ति भावना और विचारों से प्राप्त किया जाता है। शुद्ध विधि सिद्धांत का महत्व है। ठीक है, केल्सन के शुद्ध विधि सिद्धांत ने विश्लेषणात्मक पद्धति के कारण विधि पर छाए हुए कोहरे को हटा दिया है। ठीक है, विश्लेषणात्मक पद्धति के कारण विधि पर छाए हुए कोहरे को हटा दिया है तथा ऐसे तर्कसंगत विधि सिद्धांत का प्रतिपादित किया है जिसे किसी भी विधि व्यवस्था पर आसानी से लागू किया जा सकता है। केल्सन विधि सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण निम्नलिखित कारणों से है। यह सिद्धांत राज्य और विधि के बीच कोई अंतर नहीं करता है, अर्थात राज्य और विधि के बीच द्वैधता नहीं आती है। ठीक है, जो यह सिद्धांत है केल्सन का, ये राज्य और विधि के बीच में अंतर नहीं करता है। केल्सन ने राज्य और विधि को केल्सन ने राज्य और विधि को एक ही वस्तु के दो पहलू माने हैं। इसने आइंस्टीन के समक्ष उत्पन्न हुई इस समस्या समाधान कर दिया कि संवैधानिक विधि को यथार्थ रूप में विधि माना जाए या नहीं। केल्सन का शुद्ध विधि सिद्धांत यह आवश्यक नहीं समझता कि विधि का स्वरूप आदेशात्मक ही हो। ठीक है, केल्सन का जो शुद्ध सिद्धांत था वो ये नहीं समझता कि विधि का स्वरूप आदेशात्मक ही हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि केल्सन के अनुसार शास्त्री की आवश्यकता नहीं हो। शास्त्री की आवश्यकता तो थी, लेकिन उतना नहीं जितनी आइंस्टीन ने मानी। केल्सन के मत में विधि किसी व्यक्तिगत संप्रभु का आदेश न होकर एक काल्पनिक निर्णय मात्र थी। केल्सन के मत में विधि किसी व्यक्तिगत संप्रभु का आदेश न होकर एक काल्पनिक निर्णय मात्र थी। केल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को राज्य की विधि श्रेष्ठ माना है। केल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को राज्य की विधि श्रेष्ठ माना है। आइंस्टीन ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि ही नहीं माना क्योंकि उसके पीछे शास्त्री का अभाव है। केल्सन
केल्सन के शुद्ध विधि सिद्धांत में रूढ़िगत विधि कस्टमरी लॉ को वास्तविक विधि के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, जो केल्सन था उसने कस्टमरी लॉ को वास्तविक विधि के रूप में मान्यता प्रदान की, जबकि आइंस्टीन ने आदेशन सिद्धांत में रूढ़ि को स्थान नहीं दिया। केल्सन ने शुद्ध विधि सिद्धांत के अंतर्गत प्राइवेट एवं लोक विधि में कोई अंतर नहीं माना है। ठीक है, केल्सन ने प्राइवेट और लोक विधि में कोई अंतर नहीं माना है। ठीक है, ये इसके सिद्धांत थे केल्सन के। अब आलोचना देखते हैं। अब केल्सन की भी आलोचना करी गई है, वो देखते हैं। केल्सन ने शुद्ध विधि सिद्धांत की आलोचकों द्वारा अपने अपने ढंग से आलोचना की गई। उनकी आलोचना मुख्य आधार बिंदु निम्नलिखित है। केल्सन के शुद्ध विधि सिद्धांत द्वारा राज्य एवं विधि की द्वैधता को समाप्त कर दिया गया, जो उचित नहीं है, क्योंकि इससे राज्य की शक्ति अत्यधिक सीमित हो गई है। ठीक है, यह इसका अपवाद था। आलोचना की गई है कि जो राज्य और जो विधि था उनकी द्वैतता को खत्म नहीं करना चाहिए। अगर खत्म हो जाएगी तो जो राज्य की शक्तियाँ हैं वो सीमित हो जाएगी। केल्सन के शुद्ध विधि सिद्धांत द्वारा प्राइवेट एवं लोक विधि के बीच अंतर समाप्त कर दिया गया है, जो उचित नहीं था। ऐसा करते समय राज्य के विधिक दायित्व के निर्धारण की आवश्यकता की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, राज्य के विधिक दायित्व की कल्याणकारी राज्य में राज्य के प्राधिकारियों की अधिकार शक्ति के निर्धारण हेतु इन दोनों विधियों के बीच अंतर किया जाना आवश्यक है। ठीक है, जो आलोचक बोलते हैं कि भाई लोक विधि और प्राइवेट बीज विधि के बीच अंतर किया जाना आवश्यक है। केल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को राष्ट्रीय विधि पर पूर्वता देकर प्राकृतिक विधि को पिछले द्वार से प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त किया है। ठीक है, केल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को राष्ट्रीय विधि पूर्वता देकर प्राकृतिक विधि को पिछले द्वार से प्रवेश कराया। मतलब जो केल्सन था उसने अंतर्राष्ट्रीय विधि को माना, ठीक है, लेकिन प्राकृतिक विधि को नहीं माना, तो उसने प्राकृतिक विधि को भी पिछले द्वार से प्रवेश दे दिया। ठीक है, ये बोला गया है। केल्सन का शुद्ध सिद्धांत एक व्यर्थ की कसरत है जिसका वास्तविक जीवन में कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। मतलब आलोचक ये बोलते हैं जो केल्सन का जो विधि का सिद्धांत है, विधि का शुद्ध सिद्धांत है, वह व्यर्थ है, उसका व्यवहारिक जीवन में उसके वास्तविकता में कोई महत्व ही नहीं है। उस आलोचकों केल्सन को कल्पना लोक में विचार करने वाला तर्कशास्त्री मानते हैं। कुछ आलोचक तो केल्सन को कल्पना जगत में विचरण करने वाला विधि शास्त्री मानते हैं। फ्रीडमैन का तो यहाँ तक कहना है कि केल्सन का शुद्ध विधि सिद्धांत आधुनिक विधिक समस्याओं का समाधान तलाशने में असमर्थ है। फ्रीडमैन का तो ये कहना है कि जो केल्सन का शुद्ध विधि सिद्धांत है वह आधुनिक विधि के समस्याओं का समाधान तलाशने में असमर्थ है। ठीक है, इन सब के बावजूद भी केल्सन का शुद्ध विधि का सिद्धांत विधि शास्त्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपके सेकेंड यूनिट के जो इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चन थे वो मैंने पूरे करवा दिए हैं। अब अपन मिलते हैं 3 यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर। तो आप यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिएगा, जिससे आपके दिमाग में वीडियो के माध्यम से आप रोज़ाना 1-1 घंटा भी सुनेंगे ना इसको, तो भी आपके दिमाग में सेट हो जाएगी और आप सेकंड यूनिट में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं जूरी प्रेडिक्शन की विधि शास्त्र की 3rd यूनिट के ऑल क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो धन्यवाद यहाँ से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।